गोरी बहू, रानी और 2 काली बहू नौकरानी। माँ जी, आज मैंने और अर्पिता दीदी ने सारा खाना आपके मनपसंद का बनाया है। छोले, पूरी, मलाई कोफ्ते, गुलाब जामुन। ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ। खाना परोस दिया ना, अब दोनों अपना काला चेहरा लेकर कोने में खड़ी हो जाओ। नताशा, जरा देख कर आ तो अंजलि बहू कहाँ रह गई। तभी अचानक अंजलि लड़खड़ाते हुए आती है। माँ, ये अंजलि भाभी को आज क्या हो गया है? देखो ना कैसे चल रही है, जैसे नशे में टुन्न हो। तभी अंजलि चेयर पर आकर बैठकर अर्पिता और काजल को ऑर्डर देती है। हे यू, डिम डिम लाइट। हाँ, तुम दोनों से ही बोल रही हूँ मैं। जाओ जाकर मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बनाओ। अर्पिता चाय बनाकर अंजलि को पीने को देती है। चाय की एक घूंट पीते ही अंजलि खून की उल्टियां करने लगती है। ये देखकर सभी के चेहरे डर से भर जाते हैं। अंजलि बहू तो ठीक तो है। क्यों री मेरी काली कलूटी बहू, सच सच बता, क्या मिला रखा था तूने इस चाय में? अगर मेरी अंजलि बहू को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। माँ जी, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने इस चाय में कुछ नहीं मिलाया। सभी अंजलि को लेकर अस्पताल आते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके कुछ ऐसा बताते हैं जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बहू ठीक तो है? जी नहीं, आपकी बहू की हालत बहुत नाजुक है। दिन रात शराब पीने की वजह से उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। डॉक्टर साहब, आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। मेरी बहू अच्छे खानदान से है, उसमें कोई नशा नहीं। देखिए, ये सच है और वक्त बहुत कम है। जल्दी से जल्दी हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। आप सभी तय कर लीजिए कि आप में से कौन इनका डोनर बनेगा और कौन इन्हें किडनी देगा। आखिर इस उलझी हुई गीता का सच क्या है? क्या वाकई अर्पिता अंजलि की सुंदरता से जलती थी या फिर बात कुछ और है? ये जानने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग को देखना होगा। अंजलि दीदी, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम बकवास। काजल, एक तो पहले ही तुम इतनी काली हो, ऊपर से तुमने ये डार्क रेड लहंगा पहन लिया, एकदम खूनी चुड़ैल लग रही हो। अंजलि और काजल सगी बहनें हैं। अंजलि बहुत ही सुंदर और गोरी है, जिसका उसे बहुत घमंड है, इसलिए दोनों बहनों में खास बनती नहीं है। इसके बाद अंजलि, काजल और अर्पिता की शादी सुमित्रा के बेटों शुभम, अनूप और कबीर से हो जाती है। काजल की ही तरह अर्पिता भी काली होती है, जो कि बहुत गरीब घर से आई हुई होती है। अंजलि के ससुराल वालों का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंजलि पर था, क्योंकि वो गोरी और सुंदर थी। वाह अंजलि भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी ननद। आओ मेरी गोरी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद सुषमा अपनी काली बहुओं का गृह प्रवेश किए बिना ही अपनी गोरी बहू के आगे आगे गुलाब के फूल बिछाते हुए उसे कमरे में छोड़कर आती। कुछ देर बाद, कितनी देर हो गई है, माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश नहीं किया? क्योंकि हम काले हैं और काले लोगों का स्वागत नहीं होता, उन्हें बस बातें सुनाई जाती हैं। ये कहते कहते काजल के मन में दबा दर्द आंसू बनकर बहने लगता है। तभी अर्पिता उसका गृह प्रवेश कराती है। अंदर आओ मेरी प्यारी बहन। इतने में सुषमा वहां आकर अपनी काली बहुओं को काम थमाते हुए कहती है, क्या बात है, मेरे बिना ही तुम दोनों ने अपना अपना गृह प्रवेश कर लिया। अब जल्दी से सारा घर समेट दो और आंगन में हलवाइयों ने मिठाई बनाकर गंदे बर्तन रख छोड़े होंगे, उसे भी मांज देना। जी माँ जी। शादी की थकी हारी हुई बेचारी दोनों काली बहुएं ससुराल में कदम रखते ही नौकरों की तरह काम करने लगती हैं और साफ सफाई करने के बाद दोनों बड़ी बड़ी हांडी बर्तन मांजती हैं। इस बीच आधी रात बीत जाती है। वहीं अंजलि मजे से अपनी सुहाग रात पर अपने पति से पैर दबवाती है। यार अंजलि, ये तुम हमारी सुहाग रात पर मुझसे पैर क्यों दबा रही हो? सारे के सारे रोमांस की माँ बहन कर दी। क्या कहा तुमने शुभम? ये तुम्हारा गुड लक है जो तुम्हें मुझ जैसी गोरी और सुंदर बीवी मिली है, तो थोड़े नखरे तो उठाने पड़ेंगे। अगली सुबह फिर सुषमा अपनी काली बहुओं को काम पर लगा देती है। अर्पिता, काजल, कहाँ हो दोनों? जी माँ जी। आज तुम दोनों का ससुराल में पहला दिन है, तो तुम्हारी ननद को छोले भटूरे खाने हैं और मेरे लिए मिस्सी रोटी और मिक्स वेज बना देना और मीठे में गाजर का हलवा बनाना।
मम्मी जी, मुझे भी बता दीजिए मुझे क्या बनाना है। अरे मेरी चांद सी बहू, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरी ये काली बहुएं है ना, फ्री फंड की नौकरानी, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तू अपने गोरे सुंदर हाथों से बर्तन घिसे और तेरी मेहंदी छूट जाए। अपने साथ हो रहे इस फर्क को देखकर दोनों काली बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता दीदी, क्या काला होना पाप है? हमारे ससुराल में हमारे साथ ऐसा फर्क क्यों हो रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानती काजल, शायद यही हमारी किस्मत है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन अंजलि की सास और ननद उसे शॉपिंग कराने साथ लेकर जाती हैं। अंजलि भाभी, जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं, मम्मी और आप शॉपिंग के लिए चल रहे हैं। ये सुनकर काली बहुएं भी उम्मीद से कहती हैं, ननद जी, क्या हम भी आपके साथ चलें? जब से शादी हुई है हम कहीं नहीं गए। और ना ही कहीं जाओगी। तुम दोनों ने हमारे साथ जाने के लिए अपनी शक्ल देखी है? महंगी सी तो शक्ल है तुम्हारी। और वैसे भी तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, जिससे साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही दिए जाते हैं। चलो भाभी। अंजलि अपने सुंदर होने का घमंड करती हुई चली जाती है, जहां सुमित्रा अपनी सुंदर गोरी बहू के लिए महंगी से महंगी साड़ियां और गहने खरीदती है और घर आ जाती है। बहुत मजा आया। माँ जी, ननद जी, अंजलि दीदी, आप लोग आ गए? हाँ मेरी प्यारी काली बहन, ये देखो मम्मी जी ने मेरे लिए कितनी महंगी महंगी साड़ियां खरीदी हैं। भाभी, आप हो ही इतनी सुंदर, एकदम हीरोइन जैसी। तभी काजल और अर्पिता उम्मीद लगाकर अपनी सास से कहती हैं, माँ जी, आप हमारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई? अरे लाई हूं ना, मैं तुम दोनों काली बहू के लिए भी तोहफे लाई हूँ। ये बोलते हुए सुमित्रा अपनी दोनों काली बहू के हाथों में वाइपर और पोछा पकड़ा देती है। ये क्या माँ जी? अंजलि भाभी के लिए आप महंगी साड़ी और गहने लेकर आई हैं, मगर हम दोनों बहुओं के लिए ये पोछा लाई? इस गलत फहमी को अपने मन से निकाल दो। तुम मेरे लिए बस मेरे घर की नौकरानी हो। अगर तुम दोनों भी गोरी होती तो शायद मैं तुम दोनों को भी अपनी गोरी बहू अंजलि की तरह रानी बनाकर रखती। अपनी सास के मुंह से इन कड़वी बातों को सुनकर दोनों काली बहुओं की आंखों में भरे आंसू छलक जाते हैं, जिसे देखकर अंजलि बहुत खुश होती है। मगर एक रात जब अर्पिता और काजल सोने जा रही थीं, तभी अंजलि के कमरे के बाहर से जाते हुए उसे शीशे के आगे एक छोटी सी ड्रेस पहनकर तैयार होता देखती है। आ जाने जा, आ मेरा ये हुस्न जवा जवा जवा, ऐश तो मेरी है। लगता है जेठानी जी कहीं जा रही हैं। इसके बाद अंजलि क्लब जाकर डांस करके शराब पीकर टल्ली होकर घर आती है। इनके मुंह से तो शराब का भभका उठ रहा है। अंजलि दीदी, आपने शराब पी है? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? ए, तू क्या कान के नीचे? चल हट, तेरे भाई की गाड़ी आ रही है, बैठ पीछे। ऐसा कहते हुए अंजलि बेहोश हो जाती है। अर्पिता दीदी, हमें ये बात सभी को बता देनी चाहिए। नहीं काजल, माँ जी जेठानी जी पर कितना भरोसा करती हैं, सच जानकर उनका भरोसा टूट जाएगा। दोनों इस बात को छिपा लेती हैं। वहीं अंजलि अक्सर दिन दहाड़े कभी सिगरेट फूंकती तो कभी शराब पीती। क्या अंजलि की जान बच पाएगी? सभी की जांच होने के बाद काजल का बोन मैरो अंजलि से मैच हो जाता है और वह अपनी किडनी उसे दे देती है, जिसके बाद अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड करके तुम दोनों का मजाक बनाती थी, इसलिए आज मेरे साथ ये हुआ। मैं सोचती थी मेरी बहू जितनी गोरी है, सुंदर है बाहर से, उतनी ही मन से भी होगी, मगर तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। काजल बहू, अर्पिता बहू, मुझे माफ कर दो। माँ जी, आप हमसे बड़ी हैं और बड़ों का हाथ माफी मांगते नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होता है। और जेठानी जी, हमें आपसे माफी नहीं, एक वादा चाहिए कि फिर कभी आप शराब या नशा नहीं करोगी, क्योंकि ये आदतें सिर्फ जिंदगी छीनती हैं। आखिर में अंजलि अर्पिता को वादा करती है। अब उसे जिंदगी और रिश्तों का एहसास हो चुका था। वहीं सुमित्रा अपनी दोनों काली बहुओं को अपना लेती है।
अर्जुन, करण और सूरज, तुम तीनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज तुम तीनों को कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। हाँ मेरे भाई, मैं और रोशन जहाँ पर मलबा ढोने का काम करते हैं, हम लोग तुम तीनों को भी वहीं पर ही एक काम पर लगवा लेते, लेकिन वहाँ पर अभी जगह नहीं है। कोई बात नहीं भैया, हम लोग आज काम ढूंढ कर ही वापस आएंगे। इतना बोलकर सूरज, अर्जुन और करण काम ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। इन तीनों के बड़े भाई संजय रोशन अपने गांव में एक फैक्ट्री में मालबा ढोने का काम करते थे। इन पांचों भाइयों का परिवार काफी गरीब होता है और घर की सारी जिम्मेदारी भी इन पांचों भाइयों पर ही होती है। सूरज, अर्जुन और करण पूरा दिन काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते तीनों भाई निराश होकर घर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है जो कीचड़ में पड़ा होता है और उसके सर से काफी खून निकल रहा होता है और वो मदद की पुकार लगा रहा होता है। मदद करो मेरी, मैं यहाँ इस कीचड़ में फंसा हुआ हूँ। अरे कोई मदद करो मेरी। आप यहाँ इस कीचड़ में कैसे फंस गए? और आपके सर से तो काफी खून भी निकल रहा है। मैं अपने बगीचे में फूल लगा रहा था। जैसे ही मैं फूल लगाकर उठा तो मेरा पैर इस पत्थर से टकराया और मेरा सिर इस पत्थर पर जा लगा और मैं यहाँ इस कीचड़ में गिरकर फंस गया। अरे मेरी मदद करो। अर्जुन, करण और सूरज तीनों बगीचे में पड़ी एक रस्सी लेकर आते हैं और उससे उस आदमी को उस कीचड़ से खींचकर बाहर निकालते हैं और फौरन उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उस आदमी का ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर साहब, वो बगीचे के मालिक ठीक तो है ना? उनका खून काफी बह चुका है और उनका जख्म भी काफी गहरा है। शायद हम उन्हें बचा ना पाए। अगर आप तीनों चाहें तो उनसे जाकर आखिरी मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं और जल्दी से उस बगीचे के मालिक के पास जाते हैं। आप लोगों ने मेरी मदद करी और मेरी जान बचाई। मुझे अपने फूलों के बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार है। मैंने उनको अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मेरे जाने के बाद तुम तीनों उस फूलों के बगीचे का ध्यान रखना। आज के बाद तुम तीनों ही उस फूलों के बगीचे के मालिक हो। इतना कहकर वो फूलों के बगीचे का मालिक अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद अब सूरज, करण और अर्जुन ही उस फूलों के बगीचे की देखभाल करते हैं और बगीचे में उगे हुए सुंदर सुंदर फूलों को बेचकर पैसे कमाते हैं, जिससे उनके घर का गुजारा ठीक ठाक चलने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इस बारिश के मौसम ने तो मेरी जान ही निकाल दी। कब से ये पानी यहाँ से निकाल रही हूँ, लेकिन पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ जी, आप देख रही हैं ना, हमारी छत जगह जगह से टूटी हुई है। इस टूटी हुई छत पर पानी तो टपकेगा ही। इनसे कितनी बार कहा था कि छत ठीक करवा दो, लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। बहू, तुम तो जानती हो ना कि घर के हालात अभी कैसे हैं। हम सबको 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता है, यही हम सब के लिए बड़ी बात है। पांचों बहुएं और सास मिलकर रात भर छत से टपकते हुए पानी को साफ करती हैं और थक हार कर सो जाती हैं कि तभी थोड़ी देर में घर में सो रहे सभी लोगों के ऊपर छत से मिट्टी गिरने लगती है, जिससे सब लोगों की आंख खुल जाती है और सब समझ जाते हैं कि कभी भी घर की छत गिर सकती है, जिसके चलते सारा परिवार भागता हुआ घर से बाहर आ जाता है। जैसे ही सब घर के बाहर आते हैं, वैसे ही उनके घर की छत टूटकर नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते उनका घर पूरा तबाह हो जाता है। माँ जी, अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है जहाँ हम रह सके। इस बारिश के मौसम में हम लोग कहाँ रहेंगे? हम तो इस बारिश के मौसम में सड़कों पर भी नहीं रह सकते। हम लोगों को सड़क पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी हमारे साथ हमारे फूलों के बगीचे में चलो। वहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ है और उस शेल्टर के नीचे हम सभी लोग अपनी रात गुजार सकते हैं और इस तूफानी बारिश से बच सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर सारा परिवार उनके फूलों के बगीचे में चला जाता है और रात भर उस शेल्टर के नीचे ही उसे तूफान से बचते हुए अपनी रात गुजारता है। माँ जी, हमारी रात तो गुजर गई, लेकिन अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हम हमेशा के लिए तो इस शेल्टर के नीचे नहीं रह सकते। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम लोगों को कहीं ना कहीं तो रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ माँ जी? हमारे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है और न ही इतने पैसे कि हम लोग किराए का मकान ले सके। ऐसी तूफानी बारिश में हम लोगों को बाहर रहना भी तो ठीक नहीं है। सारा परिवार इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी आंचल पायल के मन में एक ख्याल आता है और वो सबसे कहती है, माँ जी, क्यों ना हम हमारा घर खुद बनाए? लेकिन कैसे पायल? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि जिससे हम घर बनाने का सामान खरीद सके। हमें घर बनाने के लिए
सामान को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी देखिए, हमारे आसपास कितने सारे फूल हैं। क्यों ना हम इन फूलों से ही अपने एक सुंदर सा घर बनाएं? क्या फूलों का घर? लेकिन हम फूलों का घर बनाएंगे कैसे? माँ जी, पहले हम पेड़ की लकड़ियों से अपने घर का एक ढांचा तैयार कर लेंगे और उसके ऊपर हम फूल लगाएंगे और हमारा फूलों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। पायल का आइडिया सभी परिवार वालों को पसंद आता है, जिसके बाद पांचों भाई जाकर लकड़ी लेकर आते हैं और उस घर की नींव तैयार करते हैं। और वहीं पांचों बहुएं और सास मिलकर बगीचे के बहुत सारे फूलों को तोड़ती हैं और अपने घर को बनाने में लग जाती हैं। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पांचों बहू का फूलों का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है और पांचों बहुएं उस फूलों के ससुराल के अंदर आती हैं। हमारा ससुराल दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। इससे सुंदर घर तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। इन फूलों की खुशबू ने तो मेरा मन ही मोह लिया है। लगता है बस इनकी ही खुशबू सूंघती रहूं। बहू, अगर आज तुम ना होती तो हम लोग न जाने कहाँ दर दर भटक रहे होते। आज तुम्हारी तरकीब ने हम लोगों को हमारे रहने के लिए घर मिल पाया है। सारा परिवार फूलों के बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगता है और ऐसे ही समय गुजरता है। जो भी कोई उस फूलों के घर के बाहर से गुजरता, उस फूलों से बने हुए घर को देखकर काफी हैरान रह जाता। मिट्टी के बने हुए घर देखे हैं, ईंट के घर देखे हैं, पत्थर तक के घर देखे हैं, लेकिन ये फूलों का घर मैंने आज तक नहीं देखा। कितना सुंदर है ये फूलों का घर और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। काश हम लोगों के पास भी इतना सुंदर और खुशबूदार फूलों का घर होता। अब धीरे धीरे पांचों बहुओं का फूलों का ससुराल पूरे गांव में फेमस होने लगता है और समय के साथ साथ ये खबर पूरे गांव में एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाती है। कई लोग इस फूलों के घर की फोटो क्लिक करके इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते थे। ऐसे ही एक दिन इसी फूलों से बने हुए घर की पोस्ट देखकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन पांचों बहू के फूलों के ससुराल में आता है। हाय, माय नेम इज आलोक मल्होत्रा। मैं एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ। मैंने कई तरह के घर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा फूलों का घर मैंने आज तक नहीं देखा। ये घर अपने आप में ही एक अजूबा है। आपके इस फूलों के बने हुए घर को लोग कितना पसंद करते हैं ये आप नहीं जानते। इसलिए मैं आज आप लोगों से आपका ये फूलों का घर खरीदने आया हूँ। आप जितना चाहे उतना पैसा मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको इस फूलों के घर की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उस बिजनेसमैन की बात सुनकर पांचों बहुएं और उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और वो लोग उस बिजनेसमैन को अपना फूलों का घर बेच देते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी रकम मिलती है और उस रकम से वो अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर सा घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से करण, अर्जुन और सूरज अपनी एक बहुत बड़ी फूलों की शॉप खोलते हैं, जिसमें वो कई तरह के फूल बेचते हैं। और वहीं रोशन और संजय भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।